So hey everyone, welcome back to the channel and today we will discussing the next topic of chapter number 4. आई होप आपको पीछे के लेक्चर समझ में आए होंगे और इस चैप्टर को आप कंक्लूड कर पाए होंगे, है ना। तो अब ये चैप्टर हम रैप अप कर देंगे आज और इस चैप्टर में हम कुछ दो तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर के एंड में है। ठीक है। तो पहला जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है ओडीडी, दैट इज ओपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। ठीक है। देखो, ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो ज्यादातर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में देखा जा सकता है। इसमें जो बच्चा होता है वो एडोलेसेंट बार बार ये देखो, या तो ओबीडियंट होगा, या एंग्री होगा, या आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, या फिर अथॉरिटेटिव फिगर्स जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स के अगेंस्ट बिहेवियर को दिखाता है, जिसे हम ओडीडी भी बोलते हैं। दूसरी बात, इसके कुछ की फीचर्स है जैसे कि एंग्री और इरिटेबल, मतलब कि बार बार गुस्सा करना, जल्दी चिड़चिड़े हो जाना, दूसरों से नफरत या रिसेंटमेंट रखना। ठीक है। वहीं कहीं ना कहीं जो डेफिनेट बिहेवियर भी बच्चों में देखा जाता है कि मतलब एल्डर्स या अपने टीचर से आर्ग्यू करना, रूल्स फॉलो करने से मना करना, और जानबूझकर दूसरों को इरिटेट करना। थर्ड वन इज जो जिसे हम कह सकते हैं विंडिक्टिवनेस, जिसको हम बोलते हैं कि बार बार चीजों को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, कम से कम 6 महीने तक के पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। थर्ड थिंग इज दैट जब हम डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं या डिस्टिंक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मल चिल्ड्रन कभी कभी गुस्सा करते हैं या फिर आर्ग्यू करते हैं। ठीक है। लेकिन ओडीडी में ये बिहेवियर बार बार एक्सट्रीम लेवल पर और लंबे समय तक देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल रूल्स की बात करूं तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ओडीडी वाले जो बच्चे होते हैं वो अथॉरिटी को रिजेक्ट करने की टेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है। यानी ये डिसऑर्डर नॉर्मल बिहेवियर से अलग है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहला इम्पैक्ट होगा आपकी एकेडमिक लाइफ पे, टीचर से क्लैश करना, पढ़ाई पे फोकस कम होना। सेकेंड, योर फैमिली रिलेशंस, जिसमें पेरेंट्स और सिबलिंग से आपकी बार बार फाइट्स होना और घर के एनवायरनमेंट को एक टेंस क्रिएशन देना। वहीं आपका पीयर रिलेशन होगा, जैसे कि किसी दोस्तों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बुलिंग टेंडेंसी को डेवलप करना। और सबसे बड़ी बात है फ्यूचर का रिस्क, जिसमें कि हम अनट्रीटेड ओडीडी को कभी कभी आगे चलकर कंडक्ट डिसऑर्डर या फिर एंटी सोशल बिहेवियर में चेंज कर देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ओडीडी, ये वाले बच्चे बार बार गुस्सा करते हैं, फर्स्ट थिंग्स रूल्स को तोड़ते हैं, थर्ड थिंग दूसरों से आर्ग्यू करते हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा अलग होता है जो लंबे समय तक इंटेंस और बार बार देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइकोलॉजी, जिसमें कि हम कुछ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस को देखते हैं। ठीक है। ये बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। ये डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब कोई पर्सन रिपीटेडली अल्कोहल, ड्रग्स या फिर गैम्बलिंग जैसे एडिक्टिव सब्सटेंस या बिहेवियर्स का यूज करता है, जिसकी वजह से हेल्दी डेली फंक्शनिंग और रिलेशनशिप्स नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका सब्सटेंस डिपेंडेंस है। देखो, सब्सटेंस के बिना रह ना पाना, ठीक है, टॉलरेंस डेवलप होना। तीसरी बात, विड्रॉल सिम्टम्स आना, जिससे कि सब्सटेंस बंद करने पर उसको नोजिया, एंजाइटी और स्वेटिंग जैसे प्रॉब्लम्स को देखने को मिलते हैं। वहीं पे ही सब्सटेंस अब्यूज क्या है, रिपीटेड यूज ऑफ डिस्पाइट नोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स, जहां पे आप अपने काम को नेग्लेक्ट कर रहे हो, स्कूल को छोड़ रहे हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान नहीं दे रहे। वहीं आपका रिस्की बिहेवियर है, ड्राइव करके एल्कोहल करके आप ड्राइविंग कर रहे हो। फिर एडिक्टिव बिहेवियर, जिसे हम गैम्बलिंग को डिसऑर्डर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानते हैं, जहां पे पर्सन अपना कंट्रोल ही लूज कर देता है, बेट्स लगाना, इवन अगर इतना लॉस भी हो रहा है उसके बाद भी, तो ये परसिस्टेंट डिजायर की तरफ भी लेके जाता है। ठीक है। देखो, कोई कभी कभी माइल्ड ड्रिंक करता है या डॉक्टर के कहने पर मेडिसिन लेता है तो वो नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा एक कंसिडर कर सकते हैं। डिसऑर्डर में क्या करता है, पर्सन कंट्रोल को लूज कर देता है और उसकी जिंदगी सब्सटेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। टॉलरेंस और विड्रॉल, ये दोनों मेजर साइंस हैं जो नॉर्मल बिहेवियर को डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी लाइफ में, फिजिकल हेल्थ खराब है ना, लीवर डैमेज है, लंग डिसीज हो गया अगर आप स्मोक करते हो, अगर ड्रग्स लेते हो तो ब्रेन भी डैमेज है। साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज। अगर मैं वही फैमिली लाइफ के बारे में बात करूं तो फाइट्स है, नेग्लेक्ट करना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीजें। वहीं अगर मैं सोशल लाइफ के बारे में बात करूं, जॉब का लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और आइसोलेशन, जिसकी वजह से आप इलीगल ड्रग यूज करोगे और कभी कभी तो पी के आप गाड़ी भी चलाओगे। तो सब्सटेंसेस, जब मैं सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव फार्मिंग इसके बारे में बात करती हूँ और डिसऑर्डर्स के बारे में,
तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। ठीक है। ओके। सो हैव यू एवर हियर्ड अबाउट द ओपीडोज? ओपियोइड्स भी बोलते हैं, दैट इज हीरोइन एंड मॉर्फिन। ओके। मॉर्फाइन भी बोलते हैं, मॉर्फिन भी बोलते हैं, जिसको हम निकोटीन भी कहते हैं, हीरोइन भी बोलते हैं, है ना। ओपॉइड्स क्या होते हैं? देखो, ओपॉइड्स एक क्लास ऑफ ड्रग है जो दर्द कम करने के लिए यूज होता है। जिसे हम कहते हैं ना, पेन हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए ये नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली एक्ट करके पेन सेंसेशन को डल करता है और रिलैक्सेशन और प्लेजर प्लेजर की फीलिंग देता है। तो अगर मैं नेचुरल फॉर्म ऑफ ओपियम प्लांट की बात करूँ, दैट इज पॉपी प्लांट से आता है। कुछ सिंथेटिक भी होते हैं जो लेबोरेटरी मेड होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपका एक आता है मोरफाइन, हीरोइन एंड कोडीन। ठीक है। पहले हम हीरोइन की बात करते हैं। देखो, मोरफाइन से बनाया गया है इलीगल ओपियोइड। ठीक है। बहुत फास्ट इफेक्ट देता है और इंटेंस हाई फील कराता है। ठीक है। सबसे ज्यादा एडिक्टिव है और हार्मफुल भी ओपियोइड ही माना जाता है। ठीक है। अगर मैं वहीं आपसे मॉर्फाइन के बारे में बात करूं, तो ये सबसे फेमस नेचुरल ओपियोइड है। डॉक्टर्स यूज करते हैं सीवियर पेन जैसे कैंसर सर्जरी के बाद के लिए इसको दिया जाता है, बट इन लिमिटेड वेरिएशंस। बहुत एडिक्टिव होता है और अगर मिसयूज हो जाए तो। और एक होता है आपका कोडाइन, जिसको हम माइल्ड पेन और कफ सिरप में भी यूज करते हैं। तो मोरफाइन से कम पावरफुल होता है बट एब्यूज हो सकता है। अब इससे एडिक्शन कैसे होती है? देखो, जब कोई पर्सन बार बार ओपोइड्स लेता है ना, तो बॉडी टॉलरेंस डेवलप करती है। सेम इफेक्ट के लिए ज्यादा डोज चाहिए होता है। अगर बंदा बंद कर दे, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स उसको आने लग जाता है, मतलब बॉडी में पेन होगा, एंजाइटी होगी, नौसिया होगा, और इवन आपको स्वेटिंग भी आने लग जाएगी। तो धीरे धीरे लाइफ का सेंटर ही सब्सटेंस बन जाता है। तो सिंपल में मॉर्फाइन इज मेडिसिन फ्रॉम द ओपियोइड, पेन रिलीफ के लिए। और हीरोइन एक इलीगल ओपियोइड है जिसको एडिक्शन और ओवरडोज के लिए हम हाई रिस्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो देखो, इफेक्ट तो कुछ नहीं है, मतलब इफेक्ट तो कोई ऐसा तो कहीं आपको छोड़ने वाला ये है नहीं, बट हाँ, आपकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखता है। ठीक है। एंड यस, कोकेन। ओके। कोकेन इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ दिस ड्रग पार्ट। कोकेन का भी सेम ही काम है। ओके। सो कोकेन इज ऑल्सो वर्क लाइक दैट। वो भी एब्यूजिव सब्सटेंस है। ठीक है। उसकी भी आदत पड़ना एक जानलेवा है। मतलब कि कोकेन ना एक स्टिमुलेंट ड्रग है। ठीक है। जो कोका प्लांट के लीफ से बनता है। ये ब्रेन के नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके ना डोपामिन लेवल बहुत फास्ट इंक्रीज कर देता है। इससे पर्सन को ना इंटेंस एनर्जी और अलर्टनेस एकदम फील होती है कि कितनी एनर्जी आ गई बॉडी में, है ना। तो एक होता है आपका यूफोरिया। दैट इज शॉर्ट टाइम के लिए पर्सन को लगता है कि भाई एनर्जी और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया। इंटेंस हैप्पीनेस। इंक्रीज द अलर्टनेस, मतलब नींद कम हो जाती है, पर्सन हाइपर एक्टिव बन जाता है। और डोपामिन रिलीज की वजह से ब्रेन को बार बार क्रेविंग होती है कि मैं इसको दोबारा लेता हूँ। तो दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, प्यूपल्स डायलेटेड हो जाना, या फिर एपिटाइट कम हो जाना। तो ये सब चीजें कॉमन है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ले रहे हो तो आपको हेलुसिनेशन भी होगा, एग्रेशन भी आएगा और रिस्की बिहेवियर भी होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इवन वेट लॉस भी हो सकता है, वो भी सीवियर वाला। और अगर मैं ओवरडोज की बात करूँ तो सडन डेथ भी हो सकती है। So these things are not a part of your plate as well. Okay. So cocaine एक stimulant ड्रग है जो इंस्टेंट हाई आपको कर देता है। ठीक है। लेकिन बहुत ही एडिक्टिव और डेंजरस भी है। So this is all about this chapter. I hope you understood this chapter well. If you have any doubt, you can text me in the chat box. I will definitely help you and try to solve your queries as well. So bye everyone. And in the tomorrow's session, I will share some important questions and case study related to your board's exam. So bye everyone. Have a nice day.